हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो कल हम लोगों ने जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि पर अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने अभिप्रेरणा के बारे में समझा था और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों को कितने भागों में बांटा है उसके बारे में चर्चा की थी। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है अभिप्रेरणा का आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में रॉयन एवं डेसी ने यह सिद्धांत रॉयन और डेसी के द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वह पूरी तरह से परिस्थिति पर नियंत्रण पा लेता है और खुद से खुद का निर्देशन करने लगता है। जैसे एक छात्र का शुरुआत में पिता के द्वारा पढ़ाना, बाद में वह स्वतः पढ़ने लगता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे जो छात्र होते हैं, उनको शुरुआत में उनके पापा, माता, उनकी बड़ी बहन, बड़े भाई, टीचर, इनके द्वारा प्रेरित किया जाता है कि वो पढ़ें। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, जैसे कि अब आप अपने आप को ही देख लो, आपको कोई दूसरा इंसान नहीं बोल रहा है कि आप पढ़ो, क्योंकि आप स्वतः आंतरिक रूप से प्रेरित हो कि हमें पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, बिना पढ़े हम लोगों की सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। तो आप अंदर से स्वतः ही प्रेरित हैं। वही रॉयन और डेसी ने बोला है कि वह खुद से खुद का निर्देशन करने लगता है। आप अपने हिसाब से टाइम को मैनेज कर रहे हैं कि हमारा ये काम हो गया है, अब हमको शाम के टाइम 2 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं। तो आप खुद से अपने आप को निर्देशन दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही है अभिप्रेरण का आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, जो रॉयन और डेसी के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैस्लो का सिद्धांत। ये हर बार एग्जाम में यहां से 102 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो मैस्लो का पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरण का पदानुक्रमित सिद्धांत दिया है। ठीक है, फिर यह सिद्धांत उन्होंने एक त्रिभुज में दिया है, ट्रायंगल शेप में उन्होंने यह सिद्धांत दिया है, जिसमें 5 प्रकार की मांग का वर्णन है। ठीक है, यह भी पॉइंट क्लियर हुआ। इसलिए इसे त्रिभुज का मैस्लो का त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, मैस्लो मानवतावाद के जनक हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर लें, इसे इंपॉर्टेंट पे लगा लें, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मानवतावाद के जनक कौन है। तो वो है मैस्लो, जिन्होंने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना है, जो कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के विरुद्ध आया है। क्योंकि फ्राइड ने मनुष्य को बताया है कि उसके अंदर हमेशा पार्श्विक प्रवृत्ति हावी रहती है। तो फ्राइड के अनुसार क्या है, मनुष्य के अंदर हमेशा पार्श्विक प्रवृत्ति हावी रहती है, और मैस्लो के हिसाब से मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। फ्राइड भी बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये इसके फ्राइड के बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आज मैस्लो के बारे में पढ़ते हैं। मैस्लो ने बोला है कि सभी बच्चे अपनी सफलता, वृद्धि एवं विकास के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि और विकास शारीरिक रूप से बताना नहीं है। यहाँ पे वृद्धि और विकास का मतलब मानसिक रूप से बच्चे की वृद्धि और मानसिक रूप से बच्चे का विकास। मतलब पहले वो मैथ करना सीख रहा है, फिर वो रीजनिंग सीख रहा है, फिर वो डीआईवी करना सीख रहा है। मतलब उसका चिंतन विवेक बढ़ रहा है बच्चे का, धीमे धीमे उसमें वृद्धि हो रही है और उसमें विकास हो रहा है। मैस्लो ने सिद्धांत के ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं, उनका नाम है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कि अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये मैस्लो के द्वारा। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये भी मैस्लो के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जो काफी बार पूछी गई हैं यूपी टेट में डायरेक्टली। आगे देखते हैं। मैस्लो ने जो अपना सिद्धांत दिया है, उसे सिद्धांत को हम लोग कई अन्य नामों से भी जानते हैं। वो क्या क्या नाम है? मानवतावादी सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय मांग का सिद्धांत, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, आत्मसिद्धीकरण और स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये है वो त्रिभुज आकार का सिद्धांत, जिसमें पहली मांग क्या होती है। पहले नंबर पे है जैविकीय मांग, दूसरे नंबर पे है सुरक्षा की मांग, तीसरे नंबर पे है सामाजिक प्रेम, चौथे नंबर पे है सम्मान और पांचवें नंबर पे है आत्मसिद्धिकरण। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल बताते हैं हम आपको। जैविकीय मांग, अभी जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, जो मनुष्य बिल्कुल लाचार होता है, उसकी प्राथमिक मांगें क्या होती है कि उसे खाने के लिए भोजन मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए और रात को सोने के लिए अच्छी सी नींद मिल जाए। मतलब उसे ये नहीं कि गद्दे मिले तभी उसे नींद आए, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे वह सो सके। तो ये क्या होती है, मनुष्य की जैविकीय मांग होती है। अब जब मनुष्य जो सड़कों पे रहते हैं, उनकी प्राथमिक स्तर पे मांगे क्या होंगी, यही होंगी कि वह उन्हें खाने के लिए भोजन मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, सोने के लिए एक स्थान मिल जाए, जो उनकी जैविकीय मांग है। उसके बाद जब उन्हें ये मिल जाता है, फिर क्या होता है, मनुष्य हमेशा आगे के लिए लालसा रखता है कि अब हमारे पास ये तो है, तो अब आगे हमारे इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जब मनुष्य की जैविकीय मांग पूरी हो जाती है तो उसके अंदर क्या आता है, सुरक्षा की मांग। सुरक्षा कैसा, अब उसे क्या है, उसे शारीरिक सुरक्षा मिले, स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। मतलब अगर वैसे बीमारी हो रही है, कोई बीमार पड़ रहा है, तो उसका इलाज हो सके कम रुपयों में। ठीक है, उसे किसी का भय ना हो, जैसे कि कोई रात में सो रहा है फुटपाथ पे, कोई गाड़ी ऊपर से कुचल जाए, तो वो क्या सोचता है, मुझे कुछ रहने के लिए एक जगह मिल जाए, चार दीवार मिल जाए, जिसके अंदर मैं सुरक्षित रह सकूं। सुरक्षा की मांग उसके अंदर आने लगती है। तो दोस्तों फिर उसको अगर किसी मनुष्य को घर भी मिल जाए, फिर उसके अंदर क्या होगी, उसे खाने को भी मिल रहा है यहाँ से जैविकीय मांग से, सुरक्षा के लिए उसे घर भी मिल गया। फिर वो क्या सोचता है, फिर उसके अंदर होता है सामाजिक प्रेम और लगाव। फिर क्या सोचता है कि मेरा एक परिवार हो, मेरा कोई मित्र बने जिससे मैं अपनी बात को साझा कर सकूं, या कोई मेरा रिश्तेदार हो। फिर उसे रिश्ते नाते जोड़ना पसंद होता है, क्योंकि अब वह रहने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में जगह भी है, घर भी है और खाने के लिए भोजन भी है। जब उसकी सामाजिक प्रेम और लगाव की चीजें भी पूरी हो जाती हैं, फिर उसके अंदर आता है सम्मान। मतलब अब उसके पास परिवार भी आ गया, उसके पास मित्र भी हैं, घर भी है, खाने के लिए भोजन भी है। अब उसे चाहिए पहचान, कि लोग मेरी पहचान करें, मुझे सम्मान दें, मेरे बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछें। और लास्ट में आता है आत्मसिद्धिकरण, मतलब सर्वोच्च प्राप्ति। सर्वोच्च प्राप्ति जैसे आपने देखा हो, उसे फिर किसी चीज का मोह नहीं रहता। अब आप उन लोगों को देख लो जिनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े एक्टर हो गए या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उनके पास क्या है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, उनका परिवार है, उनकी पहचान भी है और उन्हें अब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो क्या हो गए, सर्वोच्च प्राप्ति उनके लिए हो गई है। आगे देखते हैं क्या है, प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा या उम्मीद। यह सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया था। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित होना या नहीं, वह इन तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन से तथ्य बताए हैं, पहला है कर्षण। कर्षण, दूसरा है यांत्रिका, तीसरा है प्रत्याशा। कर्षण में क्या है, जैसे कोई काम कर रहा है तो व्यक्ति क्या सोचता है, क्या मैं यह जो काम करने जा रहा हूं ये मेरी क्षमता के अनुसार है। फिर क्या होता है, यांत्रिकता में क्या होता है, क्या प्रदर्शन करने पर वांछनीय पुरस्कार मिलेगा। और प्रत्याशा में क्या होता है, क्या मिलने वाला पुरस्कार उम्मीद या प्रत्याशा के अनुसार होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, सपोज दैट 2 घंटे की। अब वहां से आपको एक ऑफर आया कि आपको 4 घंटे काम करने हैं। तो आप पहले यह देखेंगे कि आप जो 2 घंटे नौकरी कर रहे हैं उसमें आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, क्या आप 4 घंटे की नौकरी कर सकते हैं आगे। अगर कर सकते हैं, पहले आप अपनी क्षमता देखें, क्या जो काम आप कर रहे हैं और आप काम को बढ़ाना चाहते हैं, क्या आपके क्षमता के हिसाब से है वो। अगर है तभी आप आगे का काम करेंगे। फिर आप आगे क्या देखेंगे, उस वो जैसे आपको 2 घंटे काम करने का कुछ पेमेंट मिल रहा है,
क्या आपने बोला उसका पेमेंट दुगना कर दो तो हम आपका 4 घंटे का काम कर सकते हैं। क्या आपको जो काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसका वांछनीय पुरस्कार मिल रहा है? आप फिर यांत्रिकता में होता है जो आप काम कर रहे हैं उसका वांछनीय पुरस्कार आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखेंगे। फिर प्रत्याशा में क्या होता है, जो उम्मीद आशा होती है कि आपको जो पुरस्कार मिला वो आपकी उम्मीद जितनी थी कि मुझे 10,000 मिले, उतना मिला या उतना नहीं मिला, प्रत्याशा के अनुसार मिला या प्रत्याशा के अनुसार नहीं मिला। तो प्रत्याशा सिद्धांत हमेशा 3 चीजों पर निर्भर करता है, कर्षण, यांत्रिकता और प्रत्याशा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। अर्थात व्यक्ति को प्रेरित होना या ना होना इन 3 के सकारात्मक मान पर निर्भर करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज 1, 2, 3 इनमें से अगर कोई भी एक चीज निगेटिव आ जाएगी तो वहां पर प्रत्याशा नकारात्मक हो जाएगा और वह निर्भर नहीं करेगा। अर्थात प्रेरणा इस तथ्य पर निर्भर करेगी कि मिलने वाला पुरस्कार हमारी उम्मीद से कम है, बराबर है या उम्मीद से ज्यादा है। अगर आपको पुरस्कार उम्मीद से कम मिलेगा तो आप काम करोगे ही नहीं, तो कर्षण पे ही आपका वो हो गया, मना हो गया कि भैया हम 2 ही घंटे काम करेंगे, 4 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा सकारात्मक उम्मीद हमेशा सकारात्मक ही इंसान करता है, कोई निगेटिव उम्मीद नहीं करता किसी से भी। तो दोस्तों ये था प्रत्याशा का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और दंड और पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपको हर बार सीटेट और यूपीटेट में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हम लोगों का सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।